एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पहला चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। भूगोल का पहला चैप्टर है आपका भारत, आकार और स्थिति। आज हम इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, तो फटाफट से आज के सेशन को आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब शुरू करते हैं अपन भारत, आकार और स्थिति, जो कि आपकी क्लास 9 की एसएसटी की जियोग्राफी का पहला चैप्टर है, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो फटाफट से सबसे पहले हम इस चैप्टर के परिचय के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको और हमको साथ में पढ़ने हैं। तो पहली बात करें तो भारत की स्थिति की बात करेंगे। परिचय की बात कर रही हूं, भारत, आकार और स्थिति। तो पहला पॉइंट अपना चैप्टर के नाम में से ही निकल के आता है, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कहां पे है? विश्व के मानचित्र में, ग्लोब में भारत की स्थिति कहां पे हमें दिखाई देती है, उसके बारे में जानेंगे। भारत के आकार के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे भारत तथा विश्व के बारे में, और उसके बाद भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। कम चीजें जाननी इस चैप्टर में, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे से समझने वाली चीजें हैं। याद करने वाली चीजें नहीं है, रटने वाली चीजें नहीं है, ये सारी चीजें हैं बहुत ही अच्छे से समझने वाली। अभी परिचय को देख के आपको क्या लग रहा होगा कि अरे इतनी सी बातें बस पढ़नी है, बाकी चैप्टर्स में तो कितना सारा इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ हमें 4 चीजें पढ़नी है। लेकिन ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीजें आपने समझ ली तो आपकी आगे की जो जियोग्राफी है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए ये 4 चीजें आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको बताई गई हैं, ताकि ये चीजें जो हैं ये चारों बातें आप शुरुआत में ही जान लें। उसके बाद जो भी बातें, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएं, वो आप आसानी से समझ पाएं। भारत की स्थिति, भारत का आकार, भारत तथा विश्व और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अपन सबसे पहले जान लेते हैं। परिचय क्या है? भारत का परिचय सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं, उसके बाद भारत की स्थिति और आकार की तरफ अपन बढ़ेंगे। भारत जो है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इसका इतिहास अद्भुत रहा है। क्या बात कही गई है? भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इसका एक इतिहास जो है बहुत ही अद्भुत इतिहास रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि सन 1947 के पश्चात भारत ने सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुमुखी यानी कि कई क्षेत्रों में बहुत ही तीव्र तरीके से उन्नति की है। कृषि का क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में जो है अद्भुत प्रगति भारत में देखने को मिलती है। आजादी के कुछ वर्षों के पश्चात से ही कृषि के क्षेत्र की बात करें तो हरित क्रांति ने जो है कृषि में अधिक पैदावार को बढ़ावा दिया, तो कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई, उद्योगों को बढ़ावा मिला, नई नई तकनीकें जो है हमारे देश में आई, कई तकनीकों को इजाद यानी कि कई तकनीकों का आविष्कार जो है भारत देश ने ही किया। तो कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में भारत में अद्भुत प्रगति देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया बेसिक सा परिचय भारत का। अब देखें आगे, अब बात करेंगे हम भारत की स्थिति के बारे में। भारत कहाँ स्थित है, किस तरीके से स्थित है, विश्व के मानचित्र में भारत का स्थान कहाँ पे दिखाई देता है, उसके बारे में अब अपन जानने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। भाई भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्रुव गोलार्धों के बारे में हम जानते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक बात यहां से आपको क्लियर हो गई। सवाल पूछा जाए आपसे भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपको बता देना है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट
ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री और इस चिन्ह को बोलते हैं मिनट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं डिग्री और इस चिन्ह को बोला जाता है मिनट। ये वाला जो चिन्ह है वो कहलाता है डिग्री और ये वाला जो चिन्ह है ऊपर की तरफ जो कॉमा लगा हुआ है उसे कहा जाता है मिनट। ठीक है तो आपको क्या पढ़ना है इसको, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मुख्य भाग की स्थिति की बात करें तो 8 डिग्री उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भाई ढूंढते हैं अपन मैप में, ये मिल गया अपन को, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भाई ये बात याद रखना, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। चलो भैया अब अपन इसको भी ढूंढ लेते हैं। तो 8 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके बाद देखें कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या बात कही गई है, कर्क रेखा के बारे में बात कही गई है। आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सी रेखा भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपको बता देना है 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अगली बात करें तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत के मुख्य भूभाग की अपन बात करें तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, भाई दिशाएं अपन देख लें। सबसे पहले ये आपकी हो जाती है पूर्व दिशा, ये हो जाती है आपकी पूर्व दिशा। ठीक है, ये आपकी हो जाती है पश्चिम दिशा, ये आपकी है उत्तर दिशा और ये है आपकी दक्षिण दिशा। तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूरब में जाना है अपन को, ये दक्षिण है और ये पूरब है। दक्षिण पूरब में अपन बात करें तो दक्षिण पूरब निकल के क्या आता है भाई, ये आता है। तो दक्षिण पूरब में क्या बात कही गई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी कहाँ है अपनी, ये पूरी की पूरी जो है आपको बंगाल की खाड़ी है। ठीक है तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में यानी कि दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पश्चिम की तरफ अपन चलते हैं। ये है अपना पश्चिम, ये है अपना दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा एरिया हुआ भाई, दक्षिण पश्चिम अपना ये वाला एरिया हुआ और ये मिल गया अपन को लक्षद्वीप। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है भाई, अरब सागर में स्थित है। ढूंढो भाई अरब सागर कहाँ है, ये पूरा हिस्सा जो है अरब सागर का है। बातें क्लियर हो गई, एक बार फिर से मैं मैप को बता देती हूँ। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एक बात क्लियर हो गई। इसका मुख्य भूभाग 8 मिनट 4 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से लेके यहाँ तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत के विस्तार की बात हो गई। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा जो है देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में यानी कि ये वाली बात हो गई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। इतनी बातें अपन ने सीख ली भाई, भारत की स्थिति सीख ली, भारत के आसपास कौन कौन सी चीजें हैं वो सीख ली। भारत के अब आकार की बात करें, भारत का टोटल आकार कितना है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 32,87,263। ऐसे याद करें आप
कैसे याद करना है? 3287,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 2.4% है। यानी कि विश्व के 100% क्षेत्रफल में से भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। किस मामले में भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से। किस में? क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, वहीं जनसंख्या में पहला देश है। ठीक है। भारत की स्थल सीमा की बात करें तो भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा कितनी? 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है भाई? कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। दो चीजें ये आपको रट लेनी है। कौन कौन सी? भारत की स्थल सीमा की लंबाई, तो भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तटरेखा कितनी है? समुद्री तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है? समुद्री तटीय सीमा भारत की कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। ये बात हो गई भाई आकार की। आगे देखें, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। कहां कहां की बात हो रही है? ये हो गया अपना पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये अपनी बन गई भाई चारों दिशाएं। हाँ जी। तो भारत के उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर पश्चिम यानी कि ये वाला भाग, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर, ये उत्तर पूरब हो गया अपना, ठीक है। ये हो गया उत्तर पश्चिम और ये हो गया अपना उत्तर पूरब। तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर जो है नवीनतम बलित पर्वत है। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ये भाग जो अपन देख रहे हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, यहाँ पर नवीनतम वलित पर्वत स्थित है। और दक्षिण का भूभाग जो है, इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर जो है सकरा होता गया है। दक्षिण भूभाग की बात करें, जैसे भारत का ये जो दक्षिणी भूभाग है जो कि उत्तर में यहाँ की साइड, यानी कि दक्षिण का उत्तर कौन सा होगा? ऊपर की तरफ। तो दक्षिणी भूभाग जो है उत्तर की तरफ चौड़ा है और हिंद महासागर से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर यहाँ से आपका पूरा भाग जो है कितना होता गया भाई? यहाँ से आप देखें तो ये सकरा होता हुआ अपन को नजर आता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, हम सभी जानते हैं भाई। भारत के पश्चिम में इधर क्या स्थित है? अरब सागर स्थित है। अभी अपन ने पिछले मैप में देखा था, ठीक है। अरब सागर स्थित है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है। यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी स्थित है और अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। तो ये बात हो गई, संपूर्ण भारत के आकार की बात हो गई। अब देखें, भारत के पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत, फिर से अपन बना लेते हैं, ये हो गया अपना पूरब से पश्चिम और ये हो गया अपना उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का भाग हो गया। तो भारत के पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूरब से पश्चिम तक भारत की चौड़ाई जो है कम है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो अधिक है।
82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो है, 82 डिग्री 30 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत की मानक यामियोत्तर रेखा मानी गई है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। यानी कि जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत की मानक यामियोत्तर रेखा है, जिससे समय की गणना की जाती है, समय को निर्धारित करती है, जो कि कहां से गुजरती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। कौन सी रेखा? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत की मानक यामियोत्तर रेखा है। आपसे यहां से 2 सवाल बनते हैं कि भारत की मानक यामियोत्तर रेखा कौन सी है। उत्तर है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, और यह कहां से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्यों है भाई? इधर देखो, ये गुजरात है। गुजरात कहाँ स्थित है? पश्चिम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? एकदम पूरब में स्थित है। अब भाई सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज तो भाई पूरब से ही निकलता है अपना, ठीक है। सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। तो भाई अरुणाचल प्रदेश में जो है दिन पहले हो जाता है, बहुत पहले हो जाता है। वहीं गुजरात में दिन जो है अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा 2 घंटे देरी से निकलता है, क्योंकि गुजरात एकदम पश्चिम में स्थित है और वहीं अरुणाचल प्रदेश एकदम पूरब में स्थित है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्या बात कही गई है? अक्षांश का प्रभाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी कि मध्य अक्षांशों की अपन बात करें, मध्य अक्षांशों की बात करें और दक्षिण से उत्तर की तरफ अपन बात करें, तो दिन और रात की अवधि पर अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। किस तरीके से? जैसे कि हम शीत ऋतु की बात करें, ठंडियों के दिन की बात करें, तो ठंडियों में दिन की अवधि कम होती है, रात की अवधि जो है लंबी होती है, ठीक है। वहीं गर्मी के दिनों की बात करें तो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। किस वजह से होती हैं? अक्षांश के प्रभाव के कारण होती है। अब चलते हैं अपन आगे। भारतीय भूखंड, भारत तथा विश्व की बात करेंगे अपन, भारत तथा विश्व। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। यहाँ पे एशिया महाद्वीप आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखें पर्पल कलर में आपको एशिया महाद्वीप नजर आ रहा है। ये है अपना भारत। तो एशिया महाद्वीप के पूरब और एशिया महाद्वीप के पश्चिम के मध्य में स्थित है कौन सा देश? अपना भारत देश। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों, भाई ये है अपना यूरोप, ठीक है, ये है यूरोप, नीले रंग में जो नजर आ रहा है ऊपर की साइड एशिया के जस्ट बाजू में यूरोप। तो हिंद महासागर जो पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, ठीक है। अब भाई यूरोप के लिए जो है एशिया किस तरफ है? पूरब की तरफ है, और एशिया के लिए यूरोप किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। तो हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को जो है मिलाता है, और भारत को इस तरीके से यहाँ पे बीच में केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। 2 बातें सीख ली अपन ने। अब तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए है। पश्चिम एशिया ये हो गया अपना पश्चिम एशिया, इस तरफ का भाग। अफ्रीका ये हो गया अपना अफ्रीका, ठीक है। और ये हो गया भाई यूरोप के देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से, ये यूरोप, ये अफ्रीका और ये एशिया, तो पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है कौन? हिंद महासागर। क्लियर हो गई इतनी बातें? विश्व में भारत की स्थिति को दर्शाया गया है, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या क्या देखी थी? भारत की स्थिति देखी थी, भारत का आकार देखा था। अब भारत की स्थिति विश्व में कहां स्थित है, भारत तथा विश्व को देख लिया। हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा,
हिंद महासागर में किसी की भी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत किसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारत के नाम पर, क्योंकि भारत को हिंद किसने कहा था? हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंद कहा था यूनानियों ने, कहा था भारत को हिंद। तो हिंद महासागर में किसी की भी तटीय सीमा जो है भारत जैसी नहीं है। भारत किसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम जो है इसके नाम पर रखा गया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, यानी कि कई सदियों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर होता था। प्राचीन काल में समुद्री मार्ग के जानकारी न होने के कारण अनेक यात्री उत्तरी पर्वतों के दर्रे से भारत में आए थे। भारत तथा विश्व की बात हो रही है कि भारत के संपर्क अन्य देशों से किस तरीके से स्थापित हुए और किस तरीके से, किन मार्गों का प्रयोग करके अन्य देशों के यात्री भारत में आए। प्राचीन समय से ही भूमार्गों से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा, क्योंकि समुद्री मार्गों की जो है जानकारी नहीं थी। इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान में उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली के साथ साथ मसाले, मलमल आदि के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। उपनिषदों के विचारों की बात हो रही थी, विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान। तो इस प्रकार उपनिषदों के विचार, भारत के उपनिषदों के विचार, रामायण के विचार, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव की खोज और मसाले, मलमल आदि के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान जो कि वस्तुओं के रूप में दिखाई देते हैं। तो विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान प्राचीन काल से ही भारत के भूमार्गों के द्वारा होता रहा है। दूसरी तरफ देखें कि अब दूसरे देशों से हमारी तरफ क्या आया, भारत देश की तरफ किस चीजों का, कौन कौन सी चीजें आई। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रति क्या यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं और कुछ विचार हमने दूसरे देशों को भेजे और कुछ वस्तुएं और कुछ विचार हमने अपने देश की तरफ जो है ग्रहण भी किए, यानी कि दूसरे देशों से भारत देश की तरफ भी आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत से विभिन्न मार्ग जुड़े हुए हैं, यानी कि अन्य देशों की तरफ वायु मार्ग और समुद्री मार्गों को जोड़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है वो वायु मार्ग को दर्शाती है, और यहाँ पे जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, डैश डैश वाली लाइन दिख रही है, वो जो कि समुद्री मार्ग को दर्शाती है। तो अपन देखें भारत के विभिन्न शहरों से वायु मार्ग अन्य कई देशों की तरफ जाता है। यहाँ से आप देखें भारत के विभिन्न शहरों से वायु मार्ग जो है कई सारे देशों की तरफ अपन को जाता हुआ दिख रहा है, कई सारे देशों की तरफ जाता हुआ अपन को इस तरीके से दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, चाहे वो टर्की हो, सीरिया हो, यहाँ पे आप देखें अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इस तरफ आप देखें तो मलेशिया हो, म्यांमार हो, जापान हो, कई सारे देश, फिलीपींस हो, कई सारे देशों की तरफ भारत से वायु मार्ग से जाया जा सकता है। और दूसरी तरफ समुद्री मार्ग की बात करें तो भारत के तटीय रेखा वाले शहरों को देखें, मुंबई की तरफ देखें आप, मुंबई की तरफ देखें, कोलकाता की तरफ देखें आप, चेन्नई की तरफ देखें, तो जो भी समुद्री मार्ग है, जो भी समुद्र तटीय बंदरगाह हमारे यहाँ हैं, वहां से अन्य देशों की तरफ जल मार्गों के द्वारा भी जाने की सुविधा यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। यहाँ से आप देखें इस तरीके से आप देखें कि भारत से जल मार्ग और वायु मार्ग दोनों मार्गों द्वारा जो है अन्य देशों की तरफ जाया जा सकता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं।
कितने राज्य हैं भारत में? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे आप एक छोटा सा करेक्शन कर लें बस, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा अपनी भूमि सीमा इनके साथ बांटते हैं। अब अपन देखेंगे कि भारत जो है किन किन देशों से अपनी भूमि की सीमा को साझा करता है। जैसे अपन बढ़ेंगे, सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात हो रही है भाई। उत्तर पश्चिम दिशा में ये अपनी है उत्तर, ये है अपनी दक्षिण दिशा, ये है अपनी पूर्व दिशा और इस तरफ है अपनी पश्चिम दिशा। अब उत्तर पश्चिम की तरफ जाना है अपन को, यानी कि इस तरफ जाना है। उत्तर ये है, पश्चिम ये है, इसके बीच में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये मिल गया भाई पाकिस्तान, ये मिल गया अफगानिस्तान। उसके बाद उत्तर में चलें अपन, उत्तर दिशा में चलें तो नेपाल, चीन, भूटान अपन को दिखने वाले हैं। ये रहा नेपाल, चीन, भूटान उत्तर की तरफ दिख गए अपन को। पूरब की तरफ चलें, म्यांमार और बांग्लादेश को देखें अपन। ये है अपना म्यांमार और ये है अपना बांग्लादेश, ठीक है। और उसके बाद अपन चले दक्षिण की तरफ, श्रीलंका और मालदीव को खोजते हैं। कहाँ है? ये है अपना दक्षिण की तरफ श्रीलंका और ये है दक्षिण की तरफ मालदीव, ठीक है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं तथा ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अपनी सीमा, अपनी भूमि सीमा इन देशों के साथ बांटते हैं। उत्तर पश्चिम में अपन ने देखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में देखा नेपाल, चीन, भूटान के साथ, पूरब में देखा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ और दक्षिण में देखा अपन ने श्रीलंका और मालदीव के साथ। ये बातें हो गई अपनी। अब देखें, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता है। किन देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, जो कि भारत से श्रीलंका को अलग करती है। भारत से श्रीलंका को अलग कर रही है भाई पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अब देखें, मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण समूह में स्थित है। मालदीव की बात करें, मालदीव ये है मालदीव और ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, मालदीव दुनिया के एक अन्य देश है। तो मालदीव कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये बात हो गई अपनी क्लियर। अब देखें, प्रायद्वीप क्या कहलाता है? प्रायद्वीप की परिभाषा यहाँ पे दी गई है आपको। प्रायद्वीप क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप जो है भूमि का एक टुकड़ा होता है। प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा होता है जो एक तरफ से भूमि से जुड़ा हो, जो एक तरफ से भूमि से जुड़ा हो और तीन तरफ से पानी से घिरा हो। देख लेते हैं भाई प्रायद्वीप को। एक तरफ भूमि से जुड़ा हो, तीन तरफ पानी से जुड़ा हो, ठीक है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? एक भूमि का टुकड़ा। भाई ये है अपना एक भूमि का टुकड़ा, ठीक है। ये हो गया अपना भूमि का टुकड़ा जो एक तरफ भूमि से जुड़ा है। एक तरफ ये टुकड़ा जो है किससे जुड़ा है? भूमि से, इधर भूमि है। और तीन तरफ से, तीनों तरफ से, एक दो तीन, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो। ये देख लें भाई, ये है पूरा का पूरा समुद्री एरिया है। तो ऐसा प्रायद्वीप क्या कहलाता है? भूमि का एक टुकड़ा है। ये हो गया भूमि का टुकड़ा जो एक तरफ स्थल से जुड़ा हो और तीन तरफ से समुद्री इलाके से घिरा हो, तीन तरफ पानी से घिरा हो। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप की डेफिनेशन के लिए, हाँ भाई, तो यहाँ तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों को जान लिया। भारत के आकार के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लिया और भारत ने किन किन संस्कृतियों का, किन किन विचारों का, किन किन वस्तुओं का दूसरे देशों की तरफ निर्यात किया और भारत ने दूसरे देशों से किन वस्तुओं का, किन विचारों का आयात किया, किन मार्गों के द्वारा किया, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग, भूमि मार्ग, इन मार्गों के द्वारा किया। वो सारी चीज़ें भी अपन ने जान ली, भारत की स्थिति जान ली, सारी चीज़ें अपन बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो जो अपना ये पहला चैप्टर है,
पहला चैप्टर है भारत का आकार एवं स्थिति। ये सबसे पहले नंबर पे आपको इसलिए पढ़ाया गया था कि आगे के जो चैप्टर हैं वो इसी चैप्टर से कनेक्टेड है। अगर आपने भारत की आकार और स्थिति को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आगे की चीजें जो हैं आप इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि जियोग्राफी में यही रहता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का काम रहता है। आज अपन ने भारत की स्थिति और आकार की संरचना के बारे में जान लिया। जितने भी की पॉइंट्स मैंने आपको बताए, हाईलाइट करके जो भी बातें आपको सिखाई उनको हमेशा आपको दिमाग में रखना है। आगे भी आपकी जो है ये सारी चीजें बहुत काम में आने वाली हैं। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगले कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। और मैग्नेट ब्रेन से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे वो रिकॉर्डेड सेशन हो, 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक का जितना भी कंटेंट है, जितना भी आपका सिलेबस है, सारा का सारा सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर कराया जाता है, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स। यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन, तीनों जगह आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं हम, जो कि है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा हमारे पास कुछ और कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जो कि है स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी और ओलंपियाड। और ये सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी अपडेट को जान सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।